अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स और कोलिनोसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग्स और कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटिंग ड्रग्स। ये सारे के सारे जो नाम है ना, ये एक ही क्लास ऑफ ड्रग्स के नाम है। ठीक है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स मीन्स के मिमिक करना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग क्या होते हैं? यानी ये वो ड्रग्स होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन करवाते हैं। ठीक है, यानी ये ड्रग ऐसा इफ़ेक्ट देते हैं जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट कर दिया गया हो। ठीक है, तो आज इसके दो मेन क्लासेस हैं जिनमें हमारे पास है कोलिनोसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग्स, यानी ऐसे ड्रग जो कि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वो दो तरह के ड्रग्स हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर्स, दूसरे होते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ऐसे ड्रग जो कि मस्करीनिक और निकोटीनिक रिसेप्टर्स दोनों को एक्टिवेट करेंगे, उनको वो होंगे एसिटाइलकोलिन ही होगा ड्रग। ठीक है, या कार्बाकोल होगा। ठीक है, इस तरह कुछ ड्रग्स होंगे जो सिर्फ मस्करीनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, कुछ होंगे जो सिर्फ निकोटीनिक को स्टिमुलेट करेंगे। वो इंशाल्लाह हम आगे क्लासिफिकेशन में देखते हैं। दूसरी हमारे पास क्लास है, वो हमारे पास है कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटिंग ड्रग्स। ठीक है, कोलिनेस्ट्रेज क्या है? इट इज़ एक्चुअली एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, वो एंजाइम जो कि एसिटाइलकोलिन को ब्रेक कर देती है इनटू कोलिन एंड एसीटेट। ठीक है, तो ऐसे ड्रग जो इस एंजाइम को ब्रेक कर देंगे या इसके फंक्शन को स्टॉप करा देंगे, ठीक है, वो भी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स होंगे, क्योंकि वो ड्रग्स जो होते हैं वो एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स की। ठीक है, ये मेजर क्लासिफिकेशन है जो हम लोग देखेंगे आगे। कोलिनोसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग्स, या इनको हम कहते हैं डायरेक्ट कोलिनोमाइमेटिक्स, जो कि डायरेक्टली स्टिमुलेट करेंगे कोलिनोमाइमेटिक्स, यानी डायरेक्टली कोलिनोसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, मस्करीनिक रिसेप्टर्स को और निकोटीनिक रिसेप्टर्स को। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्लास है दैट इज़ एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, इनडायरेक्ट कोलिनोमाइमेटिक्स। ठीक है, जिन्होंने क्या काम करना है, जिन्होंने एंजाइम को ब्रेक करना है जो कि एसिटाइलकोलिन के लेवल को डिक्रीज करती है बाय ब्रेकिंग इट इनटू इट्स co-products or into its byproducts that are acetate and choline। थर्ड होते हैं हमारे पास मिक्स्ड एक्टिंग। मिक्स्ड एक्टिंग मीन्स इनका काम होता है यानी वो दोनों तरह से काम करेंगे, यानी वो कोलिनोसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग्स भी होंगे, यानी कोलिन रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करेंगे, और एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स भी होंगे। ठीक है, यानी उनका डबल इफेक्ट होगा। ये हमारे पास है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं मेजर। नॉन सिलेक्टिव मीन्स के जो मस्करीनिक और निकोटीनिक रिसेप्टर्स दोनों को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, मस्करीनिक रिसेप्टर्स और निकोटीनिक रिसेप्टर्स को मेजर जो ड्रग है जो कि दोनों को स्टिमुलेट करेगा वो है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, यानी एसिटाइलकोलिन जो है वो दोनों का स्टिमुलेटर है। ठीक है, मस्करीनिक रिसेप्टर्स का भी और निकोटीनिक रिसेप्टर्स का भी। इस वजह से हम इसको कहते हैं नॉन सिलेक्टिव। सेकंड जो ड्रग आती है मस्करीनिक और निकोटीनिक रिसेप्टर दोनों को स्टिमुलेट करने वाली, दैट इज़ कार्बाकोल। ठीक है, यानी ये भी मस्करीनिक और निकोटीनिक दोनों रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास वो है सिलेक्टिव। ठीक है, यानी जो मस्करीनिक एगोनिस्ट यानी मस्करीनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाले होंगे, और निकोटीनिक एगोनिस्ट यानी जो निकोटीनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाले होंगे। ठीक है, अब मस्करीनिक एगोनिस्ट की आगे दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक होते हैं कोलिन एस्टर्स, दूसरे होते हैं अल्कलाइड्स। ठीक है, इसी तरह निकोटीन एन एगोनिस्ट एंड एम एगोनिस्ट। वाई? क्योंकि एन जो होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एन है ना, ये गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं, यानी एन जो रिसेप्टर्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन गैंग्लिया, एंड एम रिसेप्टर्स जो होते हैं ये स्केलेटल मसल एंड प्लेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स जो है वो एक मिक्सचर होता है अल्कोहल का, ठीक है, और एसिड का। ठीक है, तो कोलिन एस्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास हैं बिथैनिकोल एंड मेथाकोलिन। ठीक है, जो मस्करीनिक एगोनिस्ट में कोलिन एस्टर्स हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास होते हैं वो हैं अल्कलाइड्स। ठीक है, अल्कलाइड्स जो है ना वो हमारे पास हैं मस्करीन एंड पाइलोकार्पीन। ठीक है, मस्करीन एंड पाइलोकार
ठीक है। तो हमारे पास जो अल्कलाइड्स हैं मस्करीनिक एगोनिस्ट, वो हमारे पास हैं मस्करीन खुद एंड पाइलोकार्पिन। ये दोनों के दोनों अल्कलाइड्स हैं, यानी इनके पास अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आते हैं निकोटीनिक एगोनिस्ट। ठीक है। निकोटीनिक एगोनिस्ट में एन एगोनिस्ट यानी जो कि हमारे पास गैंग्लिया को स्टिमुलेट करते हैं, गैंग्लियोनिक निकोटीनिक रिसेप्टर को जो स्टिमुलेट करते हैं, वो हमारे पास हैं निकोटीन खुद, विरेनिकेलिन एंड लोबिलिन। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एन एम एगोनिस्ट है। एन एम एगोनिस्ट में हमारे पास जो मेजर ड्रग है और जो कि नॉन मोस्ट ड्रग है, सिंथेटिक है, दैट इज़ सक्सिनाइल कोलिन। ठीक है। सक्सिनाइल कोलिन जो है वो 2 एसिटाइल कोलिन की एडिशन से बनता है। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स की है। अगर आप यही लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इन पेपर। ठीक है, बिकॉज बुक में बहुत कम लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स, यानी जिनका काम होता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को ब्रेक करना या उस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करना। ठीक है। इनको हम कहते हैं इनहिबिटर्स ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज और इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स। ठीक है। इसकी हमारे पास जो क्लासिफिकेशंस हैं वो 2 हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल कोलिनोमाइमेटिक्स। ठीक है। रिवर्सिबल जिनके इफेक्ट को हम जो है वो रिवर्स कर सकें। ठीक है। इरिवर्सिबल जो है वेरी स्ट्रांगली और बाय कोवलेंट बॉन्ड जाके रिसेप्टर को बाइंड कर लेते हैं और अपना जो इफेक्ट है रिसेप्टर जो होता है या जो रिसेप्टर है अपने आप को दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकता। ठीक है। रिवर्सिबल की जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास 2 हैं। ठीक है। अल्कोहल है एंड कार्बामेट्स कंपाउंड्स हैं। ठीक है। अल्कोहल जो होती हैं वो शॉर्ट एक्टिंग है, जिनमें हमारे पास एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज़ एड्रोफोनियम। ठीक है। एड्रोफोनियम बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये हम आगे देखते हैं। कार्बामेट्स हैं वेरी लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं हमारे पास। इनमें भी हमारे पास आगे 2 क्लासिफिकेशंस आती हैं, जो है हमारे पास टर्शरी अमाइंस एंड क्वार्टरनरी अमाइंस। ठीक है। टर्शरी और क्वार्टरनरी अमाइंस में क्या डिफरेंस है? टर्शरी अमाइंस ऐसी अमाइंस होती हैं जिनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होती हैं। ठीक है। और क्वार्टरनरी अमाइंस होती हैं वो चार्ड होती हैं, लाइक NH4 पॉजिटिव एंड टर्शरी अमाइन लाइक NH3। ठीक है। तो टर्शरी अमाइन जो होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं या लिपिड सॉल्युबल होती हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये डायरेक्टली एंटर हो सकती हैं इनटू द ब्रेन। ठीक है। इसी तरह जो क्वार्टरनरी अमाइंस हैं, नियोस्टिग्मीन, पिरिडोसिग्मीन, एम्बिनोनियम, ये सारी की सारी क्वार्टरनरी हैं। ठीक है। और ये वाटर सॉल्युबल हैं, इस वजह से ये ब्रेन में एंटर नहीं हो सकती। ठीक है। इसी वजह से ये जो रीज़न है वाई, एक आगे क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह कि वाई वो यूज़ पेरिडोस्टिग्मीन फॉर myasthenia gravis and not फिजोस्टिग्मीन, बिकॉज फिजोस्टिग्मीन एंटर्स द ब्रेन। ठीक है। एंड पेरिडोस्टिग्मीन ब्रेन में एंटर नहीं होती है। ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं इनटू द ब्रेन ऑफ फिजोस्टिग्मीन, इसको रोकने के लिए हम पेरिडोस्टिग्मीन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट myasthenia gravis को ट्रीट भी कर देता है और साथ में हमारे पास ब्रेन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स भी नहीं आते। सेकेंड हमारे पास है इरिवर्सिबल, जो हमारे पास एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं, उनमें हमारे पास आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स। ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स जो हैं वो वेरी लॉन्ग एक्टिंग होते हैं और ये कोवलेंटली बाउंड करते हैं विद द एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। ठीक है। एग्जांपल्स इसमें पराथियन, मलाथियन, सारिन, सुबन, टैबून, इकोथायोपेट एक्सेट्रा, यानी ये बहुत सारे ड्रग्स हैं और वेरी डेंजरस ड्रग्स हैं ये हमारे पास। ठीक है। थर्ड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स की, दैट वाज मिक्स्ड एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, यानी जो कि रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करते हैं और जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को भी इनहिबिट करते हैं। ठीक है। तो वो हमारे पास 2 हैं, नियोस्टिग्मीन एंड पेरिडोस्टिग्मीन। ठीक है। इन दोनों का जो है डायरेक्ट स्टिमुलेटरी इफेक्ट है इनका न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर NM रिसेप्टर्स के ऊपर। ठीक है। और इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम तो ये करते ही करते हैं। ठीक है। तो इनका जो सेकंड इफेक्ट है वो है NM रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन। ठीक है। तो ये इनका मिक्स्ड इफेक्ट आएगा नियोस्टिग्मीन एंड पेरिडोस्टिग्मीन का। ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की। मैंने ये पहले भी बताया कि हमारे पास मस्करीनिक के 5 रिसेप्टर्स हैं, निकोटीनिक के हमारे पास 2 रिसेप्टर्स हैं। मस्करीनिक 1, 3 एंड 5 ये तीनों के तीनों स्टिमुलेटरी हैं एंड तीनों के तीनों GQ कपल्ड हैं। ठीक है। एंड M2 एंड M4 जो हैं ये GI कपल्ड हैं और ये इनहिबिटरी हैं। ठीक है। I फॉर इनहिबिटरी एंड GI। ठीक है। यानी इनका काम होता है इनहिबिट करना साइक्लिक AMP की एक्टिविटी को। ठीक है। 1, 3 एंड 5 जो हैं ये हमारे पास IP3 और DAG GQ फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है। फॉस्फोलाइपेज C जो है उसकी वजह से हमारे पास 2
ट्रांसमीटर बनते हैं, दैट इज़ इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट एंड डाईइसाइल ग्लिसरॉल, जिनके दो डिफरेंट काम होते हैं। IP3 ने क्या करना है, प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करना है। डैग ने जाके हमारे पास कैल्शियम चैनल्स को ओपन करना है, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे 1, 3 और 5 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, इन्होंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करानी है या एक्साइटेशन करानी है। ठीक है, जिस तरह M3 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं द GIT, तो वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज़ करते हैं। M2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह M2 रिसेप्टर्स हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से ये क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है हार्ट रेट को वहाँ पे बिकॉज ऑफ इट्स इनहिबिटरी इफेक्ट। ठीक है, इस तरह हमारे पास NM है एंड NN है। ठीक है, जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं इनके ऊपर ये कोई जीक प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स नहीं है। ठीक है, निकोटीनिक रिसेप्टर्स का काम है सोडियम पोटेशियम चैनल को ओपन कराना। ठीक है, 3 सोडियम इन एंड 2 और वो जो पोटेशियम आउटसाइड मूव करते हैं। ठीक है, तो ये इनका सोडियम पोटेशियम करंट के थ्रू इनका डीपोलराइजिंग और इफेक्ट आता है। ठीक है, यानी ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। ये हमारे पास हैं हाई यील्ड टर्म्स, यानी इनके MCQs आ जाते हैं अक्सर इसके अकॉर्डिंग। कोलिन एस्टर मैंने पहले बता दिया कि एस्टर ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर अल्कोहल और एसिड आपस में कंबाइन हुए हों। ठीक है, तो यहाँ पे कोलिन जो है वो एक अल्कोहल के तौर पे एक्ट करेगी और एसिड हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोवट और कोलिनर्जिक क्राइसिस एंड मियास्थीनिक क्राइसिस, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको गौर से सुन लें। कोलिनर्जिक क्राइसिस, ऐसे क्राइसिस को क्या मतलब होता है, क्राइसिस मीन्स प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ वगैरह, एंड मियास्थीनिक क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस, ऐसे क्राइसिस को हम कहते हैं जहाँ पे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ड्रग्स की एक्सेसिव अमाउंट लेने की वजह से डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, मतलब मज़ीद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब एक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल वो मियास्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है। ठीक है, उसको हम नियोस्टिग्मीन या फिजोस्टिग्मीन दे रहे थे पेरिडोस्टिग्मीन दे रहे थे। ठीक है, तो उससे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट है मियास्थीनिया का। ठीक है, उसको हम नियोस्टिग्मीन वगैरह दे रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं 2 डोजेज जो हैं वो इकट्ठी खा लेता हूँ ताकि ना मेरी जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, उसकी जो मसल प्रॉब्लम आ रही है वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो उसकी 2 लेने की वजह से ना उसकी जो रिसेप्टर्स होंगे ना वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो फर्दर 4 भी ले ले, 5 ले ले, इस तरह लेने की वजह से ना कॉन्टीन्यूस एक्सेसिव लेने की वजह से उसके रिसेप्टर्स जो होंगे वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, यानी फर्दर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होंगे ड्रग्स को। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही वो मज़ीद लेगा ना तो उसका इफेक्ट जो होगा वो उल्टा आना शुरू हो जाएगा, यानी उसके रिसेप्टर्स अब ब्लॉक हो चुके हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है, तो जब वो मज़ीद ओवरडोज लेगा तो उसके अब इफेक्ट मज़ीद एडवर्स आएंगे। ठीक है, इनको हम कहते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। दूसरे क्राइसिस होते हैं हमारे पास मियास्थीनिक क्राइसिस। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं ना वो रेजिस्टेंट होते हैं या नॉन कंप्लायंस शो करते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं नहीं आज मेडिसिन नहीं लेता कल ले लूँगा। ठीक है, या आज नियोस्टिग्मीन नहीं लेता कल ले लूँगा। तो इस तरह करने की वजह से ना जो पेशेंट होते हैं उनको वो ड्रग उनको लेते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कंडीशन पहले ही वर्स है वो मज़ीद वर्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं कि इन दोनों को हम लोग चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस हैं या मियास्थीनिक क्राइसिस हैं। ठीक है, अगर उसको मियास्थीनिक क्राइसिस हैं तो वो ड्रग ले ही नहीं रहा, तो हम उसको ड्रग दे देते हैं तो उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, कोलिनर्जिक क्राइसिस में वो एक्सेस ड्रग ले रहा है। ठीक है, तो अगर हम उसको मज़ीद ड्रग देंगे तो उसकी कंडीशन मज़ीद वर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो हम ड्रग लेते हैं दैट इज़ एड्रोफोनियम, जो कि हमने पीछे पढ़ा है, अल्कोहल है ये और रिवर्सिबल है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है साइक्लोस्पाज्म। साइक्लोस्पाज्म का मतलब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, मसल स्पाज्म में चले गए। कौन से मसल्स? सिलरी मसल्स। ठीक है, सिलरी मसल्स जो होते हैं वो हमारे पास एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, और जो हमारी विजन होगी मियोसिस हो जाएगी और हमारी जो आइज़ होंगी वो फिक्स्ड हो जाएंगी फॉर नियर विजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मस्करीनिक एगोनिस्ट। मैंने पीछे बताया ऐसे कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स जो मस्करीनिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेंगे और उनको एक्टिवेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है निकोटीनिक एगोनिस्ट। ऐसे कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स जो कि निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और निकोटीनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ ऑर्गेनोफॉस्फेट एजिंग। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स हमने पीछे पढ़ा है इनडायरेक्ट एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स में कि इनडायरेक्ट कोलिनोमिमेटिक्स में कि ये जो होते हैं इरिवर्सिबली एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को जो है ना वो इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है,
एजिंग एक स्टेज होती है, पॉइंट होता है जो हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट हैं वो बॉन्ड बनाते हैं विद एसिटाइलकोलिन, तो ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस दो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो क्या होता है कि एजिंग हो जाती है। मतलब इस एजिंग होने के बाद हम कोई भी ड्रग दे लें तो वो पेशेंट जो होता है उस ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एसिटाइलकोलिन और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो होते हैं वो हर उस सिस्टम के ऊपर आएंगे जहाँ जहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, मस्करीनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इफेक्ट्स हमारे पास इन सिस्टम के ऊपर आएंगे, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स आएंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट आएंगे, यूराइनरी ट्रैक्ट पे आएंगे, जीआईटी पे आएंगे, सिक्रेटरी इफेक्ट्स आएंगे, आई के ऊपर एंड सीएनएस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट्स आएंगे। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स, कार्डियक इफेक्ट्स एंड वेस्क्यूलर इफेक्ट्स, यानी क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारे पास हार्ट है एंड ब्लड वेसल्स, तो इन दोनों के ऊपर इफेक्ट्स आएंगे। हार्ट के ऊपर ये हमारे पास इफेक्ट्स हैं, ठीक है। M2 रिसेप्टर्स होते हैं विद इन द हार्ट, ठीक है। तो मैंने अभी पीछे बताया है M2 GI कपल्ड होते हैं, डिक्रीज करते हैं साइक्लिक EMP के लेवल को। साइक्लिक EMP जब कम हो जाता है तो वो कैल्शियम कैल्मिडोनिन कम्प्लेक्स नहीं बनाता, ठीक है, जिसकी वजह से जो मैप काइनेज होती है, मायोसिन लाइट चेन प्रोटीन काइनेज, ठीक है, वो हमारे पास एक्टिवेट नहीं होती। मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेट नहीं होती, वो बॉन्ड नहीं बनाती विद द एक्टिन, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन की बजाय रिलैक्सेशन हो जाती है, ठीक है। ये है हमारे पास डिक्रीज इन हार्ट रेट, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरोनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। M2 रिसेप्टर्स की वजह से हार्ट रेट कम हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीज इन कंडक्शन वेलोसिटी इन द AV नोड, ठीक है। इसको हम कहते हैं ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, यानी जो वेलोसिटी है हार्ट पल्स की या इम्पल्स की फ्रॉम AV नोड टू परकिंजी फाइबर एंड AV बंडल, वो भी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वहाँ पर भी M2 रिसेप्टर्स हैं। सेकंड थर्ड हमारे पास है डिक्रीज इन फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। M2 रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे, नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट M2 हार्ट को स्लो करा देंगे। ये हमारे पास हैं। जो हमारे पास आते हैं वेस्क्यूलर इफेक्ट्स, वेस्क्यूलर इफेक्ट्स जो हैं वो इस तरह आते हैं कि वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं M2 रिसेप्टर्स, ठीक है। लेकिन M2 रिसेप्टर्स नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब हम जब तक हम कोई ड्रग दे नहीं देते, ठीक है। देयर आर नो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस रिसेप्टर्स, जो हम जनरली कहते हैं कि व्हाट आर इफेक्ट्स, हम जब तक बाहर से कोई ड्रग नहीं देंगे तब तक वेसल्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी टू द एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन का बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, अबाउट 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस वजह से उनका इफेक्ट नहीं आएगा। तो वेसल्स का जो इफेक्ट है वो M2 रिसेप्टर की वजह से सिर्फ तब आएगा जब हम बाहर से कोई एगोनिस्ट इंसर्ट करेंगे, लाइक बिथेनिकोल और पाइलोकार्पिन और मस्करीन एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे पास है मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये मैंने बताया था पहले भी, एसिटाइलकोलिन के ऊपर एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एक्ट करता है, एसिटाइलेटेड एसिटाइलकोलिन और फ्री कोलिन, ठीक है। फिर ये एसिटाइलेटेड एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के ऊपर वाटर ऐड करेगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू कोलिन एंड एसीटेट, ठीक है। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज फ्री हो जाएगा, ठीक है। दो तरह की कोलिन एस्ट्रेजेस होती हैं, एक होती हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो कि हमारी बॉडी में जनरली प्रेजेंट है, दूसरी हमारे पास है ब्यूटाइल कोलिन एस्ट्रेज जिसको हम प्लाज्मा कोलिन एस्ट्रेज भी कहते हैं या सूडो कोलिन एस्ट्रेज भी कहते हैं। इन दोनों का ये डिफरेंस है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज ऑब्वियस बात है हमारे पास बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनेप्स में प्रेजेंट होगी जहाँ जहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। ब्यूटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो होता है ये सिंथेसाइज होता है लिवर से, और लिवर से सिंथेसाइज जितनी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर वो प्लाज्मा में पाई जाती हैं, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास एंडोजिनस कंपाउंड एसिटाइलकोलिन जो हो रिलीज होता है नेचुरली एट द साइनेप्सिस, उसको ब्रेक करता है। एंड ब्यूटाइल ने क्या करना है, जो सिंथेसाइज्ड ली है ना हमने प्लांट से, लाइक सक्सिनाइल कोलिन के बारे में लिखा है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स वाले चैप्टर में कि ब्यूटाइल कोलिन एस्ट्रेज और सूडो कोलिन एस्ट्रेज जो हैं वो ब्रेक करती हैं। ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं हार्ट में कि हार्ट में क्यों जो है वो डिक्रीज इन हार्ट रेट हुआ, कंडक्शन वेलोसिटी हुई, फोर्स क्यों कम हुई, ठीक है। ये हमारे पास हार्ट के मेजर रिसेप्टर्स हैं। मेन फोकस हमारा फिलहाल इन रिसेप्टर्स के ऊपर है, यानी M2 रिसेप्टर्स के ऊपर, ठीक है। हार्ट रेट M2 GI कपल्ड हैं, डिक्रीज कर देंगे साइक्लिक EMP के लेवल को, ठीक है। और साइक्लिक EMP चाहिए है कैल्शियम कैल्मिडोनिन कम्प्लेक्स के लिए।
कैल्शियम कालमिडुलिन कम्प्लेक्स जो है वो मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और जब तक मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेट नहीं होती तब तक वो एक्टिन के साथ बाइंड नहीं करती, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास हैं हार्ट रेट कम हो रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही है एंड कंडक्शन वेलोसिटी भी कम हो रही है। ये जो इफेक्ट है ना, ये हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट हैं, ठीक है। बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स, मेजरली बीटा 1 होते हैं रिसेप्टर्स इन द हार्ट, बीटा 2 जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। बीटा 1 जो होते हैं ये हार्ट रेट को भी ज़्यादा कराएंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज़ कराएंगे एंड कंडक्शन वेलोसिटी को भी इंक्रीज़ कराएंगे, ठीक है। ये GS कपल्ड होते हैं, ठीक है, यानी साइक्लिक EMP के लेवल को इंक्रीज़ कराते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास जो मेजर कॉम्बिनेशन है ना, वो मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को बताया था, पिछले लेक्चर में एक टेबल शेयर किया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रिसेप्टर्स को, दैट आर बीटा 2 एंड M3, ठीक है। बीटा 2 एंड M3 रिसेप्टर्स बीटा 2 एंड M3 रिसेप्टर्स होते हैं। M3 की वजह से क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, क्योंकि M3 जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं ऑफ द स्मूथ मसल्स। M3 आर एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स, GQ कपल्ड हैं, कैल्शियम के इन्फ्लक्स कराते हैं और कैल्शियम डिपेंडेंट जितनी काइनेजेस हैं उन सबको एक्टिवेट करा देगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास होते हैं इंक्रीज इन ट्रैकियो ब्रोंकियल सिक्रीशंस। एक बात याद रख ले, जहाँ जहाँ बीटा रिसेप्टर्स होंगे उनका काम होता है इंक्रीज इन सिक्रीशंस एंड अल्फा रिसेप्टर्स का काम होता है डिक्रीज इन सिक्रीशंस, ठीक है। तो बीटा 2 M3 की कम्बिनेशन है, तो बीटा 2 की वजह से क्या होगा कि ट्रैकियो ब्रोंकियल सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएंगी एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी बिकॉज ऑफ M3। ये हमारे पास है कम्बिनेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये हमारे पास है कम्बिनेशन इन द यूराइनरी ट्रैक्ट, ठीक है। ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर, इनमें अल्फा 1 M3 है, ठीक है। M3 का काम है रिलैक्सेशन कराना वहाँ पे एंड अल्फा 1 का काम है कॉन्ट्रैक्शन कराना। डिट्रूजर और ब्लैडर में हमारे पास क्या होता है, बीटा 2 का काम होता है रिलैक्स कराना एंड M3 का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाना, ठीक है। तो ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं इन द यूराइनरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसने M3 ने क्या कराना है, डिट्रूजर मसल की कॉन्ट्रैक्शन करानी है, ठीक है, जिसकी वजह से वॉइडिंग ऑफ द स्फिंक्टर हो जाएगी। वॉइडिंग मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर, ठीक है, और यूरिनेशन हो जाएगी, ठीक है। सिंपैथेटिक ने क्या कराना है, ट्राइगोन और स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करा देना है, यानी वॉइडिंग नहीं होने देनी, ठीक है। एंड डिट्रूजर और ब्लैडर वाल को भी इसने रिलैक्स करा देना है, ठीक है। इसी वजह से हम सिंपैथेटिक एगोनिस्ट को हम यूज़ करते हैं फॉर यूराइनरी कॉन्टिनेंस या इनकॉन्टिनेंस लाइक एफिड्रिन। ये हमारे पास है GIT ट्रैक्ट की इफेक्ट्स, ठीक है। GIT ट्रैक्ट ने इसने क्या करना है कि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करानी है, पेरिस्टाल्टिस को इंक्रीज कराना है, स्फिंक्टर टोन को कम कराना है, सिक्रीशन को इंक्रीज कराना है। क्यों कराना है, रिसेप्टर्स की देखते हैं, ठीक है। मोटिलिटी एंड टोन के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स हैं M3, ठीक है, एंड अल्फा 2 एंड बीटा 2, ठीक है। तो मोटिलिटी या टोन यानी GIT की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा M3, पेरिस्टाल्सिस को कराएगा इंक्रीज M3, ठीक है, क्योंकि M3 जो है वो GQ कपल्ड है एंड इट इज़ एक्साइटेटरी। सेकंड हमारे पास है अल्फा 2 एंड बीटा 2। अल्फा 2 एंड बीटा 2 जो होते हैं ये सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स हैं और इनका काम होता है रिलैक्सेशन कराना। बीटा 2 इज़ GS कपल्ड, ठीक है, इस वजह से इसने रिलैक्सेशन करानी है। नेक्स्ट हमारे पास हैं अल्फा 1 एंड स्फिंक्टर्स में, ठीक है। अल्फा 1 का काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड M3 का काम है रिलैक्सेशन, ठीक है। स्फिंक्टर्स जब रिलैक्स होंगे ना तो वॉइडिंग हो जाएगी ऑफ द स्फिंक्टर्स और हम वो डिफिकेशन कर देंगे, ठीक है, डिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हैं सिक्रीशंस, ठीक है। सिक्रीशन में हमारे पास होते हैं अल्फा 2 एंड M3। मैंने अभी बताया कि जहाँ जहाँ पे अल्फा रिसेप्टर्स होंगे वहाँ वहाँ पे सिक्रीशंस की डिक्रीज़ होगी और जहाँ जहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स होंगे वहाँ वहाँ पे सिक्रीशंस की इंक्रीज़ होगी, ठीक है। M3 जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं सिक्रीशंस को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ करता है सिक्रीशंस को बिकॉज सलाइवरी ग्लैंड में हमारे पास M3 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा एंड डिफरेंट अदर सिक्रीशंस ऑफ द GIT को इंक्रीज़ करवाएगा। M3 रिसेप्टर्स, ये क्वेश्चन है, इन GIT वॉल काज इंक्रीज इन मोटिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन वेयर इज सेम M3 रिसेप्टर स्टिमुलेशन GIT स्फिंक्टर काज। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है। जैसे हमने डायग्राम बनाई थी, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर एक्सेट्रा। ये जो एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है ना इन द GIT वॉल या GIT के स्ट्रक्चर जो होते हैं एपिथेलियम के अंदर,
उसकी वजह से जो है ना ये M3 डिफरेंट काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो डिफरेंट इफेक्ट आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो डिफरेंट इफेक्ट आएगा। इस वजह से जो है वो स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन होती है एंड डिट्रूजर मसल्स की या जो है रेक्टम की जो वॉल है उसकी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है तो डिफिकेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्रेटरी इफेक्ट्स। सेक्रेटरी इफेक्ट्स जो होते हैं वो क्यों हैं? मैंने अभी बताया कि M3 का काम होता है इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सारी सिक्रीशंस के लेवल को इंक्रीज करता है, चाहे वो लैक्रिमल हों, चाहे वो स्लाइवरी हों, चाहे वो स्वेट हों, चाहे वो नेजोफ्रेंजियल हों, कुछ भी हो, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिक्रीशंस के लेवल को इंक्रीज करता है क्योंकि इन सारी जगहों पर M3 रिसेप्टर्स जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है स्वेट ग्लैंड को, लेकिन यहाँ पे रिलीज होने वाला जो है कंपाउंड दैट इज एसिटाइलकोलिन एंड रिसेप्टर्स आर M3। थेराप्यूटिक यूजेस जो है हमारे पास मस्करीनिक एगोनिस्ट के वो क्या हैं, यानी इनको हम कहाँ मेडिसिन में यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है जी मियोसिस। मियोसिस यानी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, ठीक है। कौन से रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे प्यूपिल में? M3 रिसेप्टर्स हैं इन द प्यूपिल, ठीक है। एसिटाइलकोलिन दो, चाहे बिथेनिकोल दो, चाहे पाइलोकार्पिन दो, इन तीनों में से कोई भी हम ड्रग देंगे ना तो इनकी वजह से मियोसिस हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी पीपल की, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर सर्जरी। मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट क्या है, ठीक है। इसमें एक्चुअली इसको सिर्फ इतना पता होना काफ़ी है कि जो हमारा ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है वहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर्स के जो कम्बिनेशन है दैट इज़ β2M3 रिसेप्टर्स का मेजर कम्बिनेशन वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो β2 का काम है रिलैक्सेशन कराना, ठीक है, बिकॉज इट इज़ GS कपल्ड। सेकेंड हमारे पास है M3 दैट इज़ GQ कपल्ड एंड इसने क्या करानी है? कॉन्ट्रैक्शन करानी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा हमारे पास M3 रिसेप्टर्स की, ठीक है, जो मैथाकोलिन या कोई भी कंपाउंड ले लें हम लोग, ठीक है। इसको हम मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट इस वजह से कहते हैं कि हमने डायग्नोज करना है किसी पेशेंट में एस्थमा को, तो क्या होगा कि उसमें ना फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है एस्थमा का, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको मैथाकोलिन दे देते हैं, ठीक है। अब M3 की वजह से उसका पहली एयरवे ब्लॉक हो रहा है, एस्थमा में वैसी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, उसकी ब्रोंकियल इरिटेशन हो रही है, मैंने उसको मैथाकोलिन उठा के दे दिए। मैथाकोलिन देने की वजह से क्या हुआ कि उसकी जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है वो मज़ीद कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया और उसके अंदर सिवियर किस्म की जो है उसको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी इन्हेलेशन में भी और कफिंग वगैरह, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन एस्थमेटिक एंड नॉन एस्थमेटिक में भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल एयरवे कॉन्स्ट्रिक्शन या हाइपर एक्टिविटी को में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें यूज़ क्या करना है कि इसका जो पाउडर है इसको हम पाउडर की फॉर्म में हमारे पास ये अवेलेबल है। इस पाउडर को हम डाइल्यूट करते हैं 0.9% NaCl और फिर नेबुलाइजर के थ्रू जो है हम इसको इनहेल करवा देते हैं टू द पेशेंट, ठीक है। जैसे ही मस्करीनिक एगोनिस्ट अंदर जाएगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन सिवियर होना शुरू हो जाएगी, साथ में ही ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशंस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से सिवियर किस्म का उसको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और पेशेंट जो होगा वो सांस लेने में उससे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, उसकी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ब्लैडर एंड बावल एटोनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई पेशेंट्स को ना सर्जरी के बाद ब्लैडर और बावल की एटोनी हो जाती है, ठीक है, यानी डिफ़िकल्टी हो जाती है उनको ब्लैडर डिफिकेट करने में, मिक्चुरेट करने में, ठीक है। तो और खाना वगैरह नहीं खाया जाता है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? बिथेनिकोल देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी बावल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी या ब्लैडर जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है ना वो लॉस कर देते हैं, ठीक है, मतलब न कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो पेशेंट डिफिकेट और नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, और ना ही मिक्चुरेट, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को बिथेनिकोल दे देते हैं दैट इज़ मस्करीनिक एगोनिस्ट, ठीक है, और M3 रिसेप्टर को जाके स्टिमुलेट करेगा, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी एंड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर होगी, ठीक है, डिट्रूजर मसल की, जिसकी वजह से पेशेंट डिफिकेट भी कर पाएगा और मिक्चुरेट भी। नेक्स्ट हमारे पास है पाइलोकार्पिन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस साल ये जो हमारे पास पेपर आया था उसमें भी ये था क्वेश्चन कि हम लोग व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाइड ओपन एंगल ग्लोकोमा, दैट इज़ पाइलोकार्पिन, ठीक है। पाइलोकार्पिन इट इज़ अ मस्करीनिक एगोनिस्ट, ठीक है, इट इज़ अल्कोलॉइड और इसकी वजह से हम लोग इसको ट्रीट करते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा को। कैसे ट्रीट करते हैं? ये जो हमारे पास पाइलोकार्पिन है ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है, हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस
मस्कुलर मैशवर की, सिलरी मसल की, जिसकी वजह से जो कैनाल और कैल्म जो होती है वो ओपन हो जाते हैं, चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो वहाँ से निकल कर बाहर चला जाता है और ग्लूकोमा इन जो है वो ट्रीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरोस्टोमिया। ज़ीरोस्टोमिया क्या है? ज़ीरोस्टोमिया जो है वो होता है ड्राई माउथ, ठीक है, सजॉर्गन सिंड्रोम है, बहुत ज़्यादा जो होता है मुंह सूखने लग जाता है, प्यास और इस तरह की कंडीशन आना शुरू हो जाती है पेशेंट के अंदर, एक्सेसिव थर्स्ट। तो इस कंडीशन में भी हम पाइलोकार्पिन देते हैं। वाई? बिकॉज लैक्रिमल, स्लाइवरी एंड ऑल नेजोफ्रेंजियल ऑल टाइप ऑफ सिक्रीशन जो होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर होती हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर M3 रिसेप्टर के कंट्रोल में होती हैं। तो पाइलोकार्पिन M3 को कॉन्ट्रैक्ट करा के और उसको स्टिमुलेट करा के सिक्रीशंस को वापस इंक्रीज कर देगा। ये जो क्वेश्चन था पिछला हमारे पास, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और UHS का ये हमारे पास जो है वो एक पेपर SCQ भी है, ठीक है। तो इसको, ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर थेरेप्यूटिक, राइट 7 थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, या डायरेक्ट की भी से बात कर देते हैं। तो इतने पीछे मैंने शो कर दिए हैं, ठीक है, जो आप लोग पेपर में एटलीस्ट 7 to 8 जो हैं वो लाजमी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, ठीक है, मतलब इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं ड्रग्स के, ठीक है। अब हमारे डिफरेंट होते हैं, ड्यू टू मस्करीनिक एगोनिस्ट डिफरेंट होंगे और निकोटिनिक की वजह से डिफरेंट होंगे। मस्करीनिक की वजह से होगा हमारे पास नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सैलिवेशन। वाई? बिकॉज मैंने पीछे बताया कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो तमाम सिक्रीशंस के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो पेशेंट होगा उसको, अगर हम उसको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मस्करीनिक एगोनिस्ट देंगे तो उसके अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सैलिवेशन सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज M3 ने क्या करना है, डिट्रूजर को कॉन्ट्रैक्ट करना है, M3 ने क्या करना है, ब्लैडर बावल वाल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, स्लाइविक ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, नोजिया, वॉमिटिंग करानी है, ठीक है। तो GIT की स्टिमुलेशन होने की वजह से ये सारे के सारे सिम्टम्स आएंगे। यूरिनरी अर्जेंसी बिकॉज ऑफ ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन वाल, डिट्रूजर और ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन की होने की वजह से सीवियर किस्म की मैच्योरेशन होगी और पेशेंट जो होगा वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। दिस थर्ड है स्वेटिंग, बिकॉज M3 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट हैं। क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन। वाई? बिकॉज M2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स मैंने पीछे बताया वैसे तो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं एसिटाइलकोलिन को, लेकिन जब बाहर से हम कोई एगोनिस्ट देंगे तो तब वो वेसोडाइलेट कर जाएंगी, ठीक है। और इस वेसोडाइलेशन होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ये मैंने अभी पीछे बताया। बिकॉज M3 रिसेप्टर जो होता है उनका प्रेजेंट होते हैं विद इन द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, तो उनकी एक्टिवेशन होने की वजह से एक्सेसिव M3 की वजह से सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएंगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी हो जाएगी इन द ब्रीदिंग। सिक्रीशंस, लैक्रिमेशन, ठीक है, डायरिया, सेलिवेशन, नेजोफ्रेंजियल, हर किस्म की जो सिक्रीशंस होती हैं वो मस्करीनिक एगोनिस्ट की वजह से इंक्रीज़ होंगी। मियोसिस हो जाएगी बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल, लैक्रिमेशन हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इन विजुअल अकोमोडेशन बिकॉज साइक्लोस्पैज्म कराते हैं मस्करीनिक एगोनिस्ट, ठीक है। तो मस्करीनिक सिलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और आइज़ जो होती हैं वो फिक्स्ड हो जाती हैं फॉर नियर विजन, ठीक है। ब्रैडीकार्डिया क्यों? बिकॉज मैंने अभी बताया M2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं विद इन द हार्ट, ठीक है। M2 होते हैं GI कपल्ड, साइक्लिक EMP के लेवल को डिक्रीज़ कराते हैं जिसकी वजह से ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा। हाइपोटेंशन क्यों होगी? बिकॉज ऑफ क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन, ठीक है। M2 रिसेप्टर्स होते हैं विद इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो बिथेनिकोल, जो हम अगर मेथाकोलिन, एसिटाइलकोलिन बाहर से देंगे, कोई भी एगोनिस्ट देंगे तो वेसोडाइलेट कराएंगे वो, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाएगी। ये हमारे पास है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ मस्करीनिक एगोनिस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें हमारे पास एस्थमा हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हमने एस्थमा के पेशेंट्स में कभी भी हमने मस्करीनिक एगोनिस्ट नहीं देने, ठीक है। COPD के पेशेंट में हमने नहीं देने, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, इसमें नहीं देना, यूरिनरी और GIT ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं देना। वाई? यूरिनरी और GIT ऑब्स्ट्रक्शन में हमने इस वजह से नहीं देना कि GIT पहले ही ब्लॉक है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक पहले ही ब्लॉक है। अगर हम पेशेंट को मस्करीनिक एगोनिस्ट देते हैं, ठीक है, तो उसने क्या करना है, उसने M3 के ऊपर लग के कॉन्ट्रैक्शन करा देनी है बावल की भी और ब्लैडर की भी, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी ना तो फटने का खतरा होगा, बर्स्ट करने का खतरा होगा बावल का भी और ब्लैडर का भी,
ठीक है। तो इस वजह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है GIT ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट्स को हमने कभी ये नहीं देने। इस वजह से पहले रूल आउट कर लेना है किसी भी पेशेंट को पैरासिम्पैथोमिमेटिक देने से पहले कि उस पेशेंट को कहीं ये कंडीशंस हैं तो नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड पेप्टिक डिजीज़। एसिड पेप्टिक डिजीज़ में हम इसको क्यों नहीं देते हैं, ठीक है। एसिड पेप्टिक डिजीज़ में हमें पता है एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl या एसिड रिलीज हो रहा होता है फ्रॉम द गैस्ट्रिन ग्लैंड्स, ठीक है। तो हमने इन पेशेंट्स को हमने नहीं देना। ये क्यों नहीं देना, बिकॉज हमने अभी पढ़ा है कि मस्करीनिक जो रिसेप्टर्स हैं इन्होंने सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कराना है, GIT की हों, चाहे यूराइनरी हों, चाहे स्लेवरी हों, लैक्रिमल हों, चाहे जो भी सिक्रीशंस हैं, ठीक है। तो मज़ीद सिक्रीशन जब इंक्रीज़ होंगी ना तो हमारे पास पेशेंट के अंदर मज़ीद एसिड रिलीज़ होगा और पेशेंट को मज़ीद हमारे पास एसिड पेप्टिक डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स में नहीं देना। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अकम्पनीड बाय ब्रैडीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, ठीक है। अगर पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया है या हाइपोटेंशन है तो भी हमने उस पेशेंट को मस्करीनिक एगोनिस्ट नहीं देने, बिकॉज M2 की वजह से ये क्या करेंगे, हम हार्ट रेट को कम करा देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा। और हाइपोटेंशन M2 जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है उसकी वजह से वेसोडाइलेट करके ब्लड प्रेशर कम करा के इन्होंने हाइपोटेंशन करा देनी है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हमने नहीं देना। तो मस्करीनिक एगोनिस्ट देने से पहले ये सारी चीज़ें हमने पहले नोट कर लेनी है कि उस पेशेंट को ये सारी कंडीशंस हैं तो नहीं कहीं पहले, ठीक है। ये भी हमारे पास UHS में हमारे पास पेपर्स में SCQ आते हैं अक्सर के व्हाट आर कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ मस्करीनिक एगोनिस्ट, ठीक है, या पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स के यूजेस, व्हाट आर थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एंड व्हाट आर कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। एक्यूट निकोटीन पॉइजनिंग हमारे पास होती है एंड क्रॉनिक निकोटीन पॉइजनिंग होती है, ठीक है। एक्यूट निकोटीन पॉइजनिंग में हमारे पास कोई इतनी खास सिम्टम्स नहीं आते, वही सारे सिम्टम्स आते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, ठीक है, सेलिवेशन वगैरह वगैरह, ब्रैडीकार्डिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो अब वही आएंगे, ठीक है। तो उसको हमने ठीक कैसे कर लेना है कि हमने निकोटीन को स्टॉप करा दें एट्रोपिन दे के, ताकि हमारे पास वो मस्क सेलिवेशन ना हो, हार्ट रेट ना कम हो, हाइपोटेंशन ना हो। डियाज़ेपाम दे देना है बिकॉज कन्वल्जन्स ना हो। मैकेनिकल वेंटिलेशन कर देनी है ताकि वो जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज ऑफ मस्करीनिक एगोनिस्ट या पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स वो ना हो, ठीक है। डियाज़ेपाम क्यों देते हैं, बिकॉज जो निकोटीन है वो NN रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। वहाँ पर विरानिकिलीन, विरानिकिलीन जो है वो हम लोग स्मोकिंग सेसेशन को ठीक करने के लिए, स्मोकिंग सेसेशन के लिए हम पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। क्रॉनिक निकोटीन पॉइजनिंग जो होती है, क्रॉनिक निकोटीन टॉक्सिसिटी जो है वो हमारे पास कॉज करती है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। वो क्यों कॉज करती है ये देखें, हमारे पास ये तरीके हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं वो क्रॉनिकली सिगरेट के थ्रू ले सकते हैं, या फिर ये दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पंप, ठीक है। इसके थ्रू भी हम लोग जो पेशेंट्स हैं होते हैं वो सिगरेट को स्मोक करते हैं, ठीक है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई क्रॉनिक निकोटीन यूज मे कॉज कॉन्स्टिपेशन एंड पेप्टिक अल्सर, ठीक है। जो एक्यूट निकोटीन पॉइजनिंग है ना उससे होता है डायरिया, ठीक है। बिकॉज एक्यूट जो निकोटीन जो होती है ना, निकोटीन उसने क्या करना होता है, उसने GIT की जो ट्रैक्ट हैं उनको स्टिमुलेट कराना है, बिकॉज इट इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर, ठीक है। तो इसके सारे जो इफेक्ट्स आते हैं निकोटीन के उसी की तरह ही आते हैं लाइक दैट ऑफ मस्करीनिक, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ इसका CNS का इफेक्ट डिफरेंट होता है बिकॉज वहाँ पर ये कन्वल्शंस और इस तरह की डिफरेंट सिम्टम्स कॉज कराती है, ठीक है। तो अगर निकोटीन है, एक पेशेंट लेता है क्रॉनिकली, ठीक है, एक लेता है एक्यूटली। अगर वो एक्यूटली लेगा तो उससे होगा डायरिया, क्योंकि उसके जो बावल्स हैं वो जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और उसका वो डिफिकेट कर जाएगा और उसे मोशंस हो जाएंगे, ये डायरिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पेशेंट है वो क्रॉनिकली लेता है, क्रॉनिकली लेगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अब इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि इसकी रीज़न है रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। अगर वो क्रॉनिकली लेता है ना पेशेंट निकोटीन को, तो क्या होगा कि कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटीनिक रिसेप्टर होने की वजह से निकोटीनिक रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, यानी फर्दर निकोटीन को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या फर्दर वो मस्करीनिक या निकोटीनिक एगोनिस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो बावल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते और वो कॉन्स्टिपेट कर जाते हैं, ठीक है। और उनके अंदर यानी पेशेंट जो होता है वो जब तक दोबारा सिगरेट नहीं पिएगा
वो जो है वो डिफिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से पेशेंट जो होता है इनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जो क्रोनिकली निकोटीन लेते हैं, और साथ में ही पेप्टिक अल्सर हो जाती है। पेप्टिक अल्सर भी इसी वजह से होती है बिकॉज ऑफ द कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन द सिक्रीशंस ऑफ द जीआईटी, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक जब वो इसी तरह एसिड निकलता रहेगा इनटू द जीआईटी ट्रैक्ट, तो अल्टीमेटली अल्सर्स ही हो जाएंगे विद इन द जीआईटी। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं इसकी वजह से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम क्यों ऐसा हुआ कि किसी ऑर्गन में हार्ट रेट ही क्यों कम हुआ, हालांकि हमने तो दोनों दिए थे एक्सेट्रा। दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव डोमिनेंट पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, ठीक है। हार्ट है, आइरिस है, सिलरी मसल्स हैं, जीआईटी है, ब्लैडर है एंड सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो अब ये देखें इन सारे ऑर्गन्स में जो हैं वो मस्करीनिक और पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस आएगी, ठीक है। यानी हार्ट में M2, आइरिस में M3, सिलरी मसल में M3, जीआईटी में M3, ब्लैडर में M3, सलाइवरी ग्लैंड्स में M3, ठीक है। इन सब होने की वजह से अगर हम सिंपैथेटिक कोई ऑर्गेनिस्ट दें और पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट दें तो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आएगा इन सब ऑर्गन्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पेशेंट को मैं एपिनेफ्रीन देती हूँ और साथ में ही मैं उसको जो है वो मस्करीनिक एगोनिस्ट देती हूँ लाइक पाइलोकार्पिन, तो उसका पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आएगा बिकॉज उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दें फिर सिम्पैथेटिक एगोनिस्ट दें तो फिर हमारे पास सिम्पैथेटिक इफेक्ट ही आएगा, ठीक है। वैसे अगर दोनों को इकट्ठा स्टिमुलेट करेंगे पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों को, तो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आएगा इन सब ऑर्गन्स में। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपैथेटिक डोमिनेंस ऑफ एन ऑर्गन। फॉलोइंग ऑर्गन्स जो हैं इनमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट है, यानी अगर हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों को इकट्ठा स्टिमुलेट करेंगे तो इन 3 ऑर्गन्स के अंदर इन 3 जगहों पर हमारे पास सिंपैथेटिक इफेक्ट आएगा, ठीक है। आर्ट्रियोल्स हैं, वेन्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और जो जेनिटेलिया हैं हमारे, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि सिम्पैथेटिक इफेक्ट आएगा या पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आएगा। ये हमारे पास हैं ऑटोनोमिक ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स हैं, अपोज्ड इफेक्ट्स होते हैं और अनअपोज्ड इफेक्ट्स होते हैं दोनों। ये आज तक का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई पॉइंट मिस हो गया हो या कुछ समझ ना आई हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड एंड इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो पॉइंट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक को कुछ पॉइंट्स इसके रहते हैं।